जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। और इस वीडियो में आप सबके लिए द्वितीय क्रियाकलाप से जितने भी MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ये द्वितीय क्रियाकलाप और प्राथमिक क्रियाकलाप दोनों चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर 5 और आज का जो है चैप्टर 6 जो चल रहा है वो दोनों देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर 6 का नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं होगा। और जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित होते हैं। तो आप जाके चैप्टर 6 का देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे जो एक आपका काम करना बहुत ही जरूरी है। और कहिएगा क्या सर, क्या काम करना है? आपको वीडियो का भी शेयर कर देना है। आपका क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आपके भाई बहन दोस्त या कोई भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा और जो हम मेहनत किए हैं उसका हमें फल बहुत ही अच्छा मिलेगा जरूर। तो प्लीज आप सब जरूर इसे वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है प्यारे? द्वितीय क्रियाकलाप क्या है और इसे द्वितीय क्रियाकलाप क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपको जो नोट्स वाला वीडियो समझाए हुए थे तो उसी में हम बता दिए थे कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में भी बताएंगे। पहले हम उत्तर देख लेते हैं, इसी में आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे मछली पकड़ना, कृषि करना, खनन से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों को नई वस्तुओं में परिवर्तन करना या निर्माण करना, उसे ही द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ऐसे द्वितीय क्रियाकलाप इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह विनिर्माण के लिए जाना जाता है। अब सबसे बड़ा डाउट आपको ये हो रहा होगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। क्या है? समझ में नहीं आया। तो अब आपको समझ में आएगा। क्या है? अब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके दादा, जैसे आपके बाबा, आपके पापा, आपकी मम्मी जो भी है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में काम करती है। किस में करती है प्यारे? प्राथमिक क्रियाकलाप में। क्या क्या कार्य करती है? कृषि करना। मान लीजिए कृषि में क्या करती है? धान की खेती करती है, फिर चावल करता है। फिर चावल से क्या निकलता है मेरे बच्चों? आटा बहुत प्रकार के बन सकता है, मैदा हो सकता है, अनेक प्रकार के। फिर गेहूं से भी हो जाता है, आटा प्राप्त कर सकते हैं उससे भी। और जैसे राई हो गया, जौ हो गया, कोई चीज ले सकते हैं। जैसे सरसों आप जानते होंगे, तो सरसों को क्या किया जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप में, मतलब मशीनी कार्य द्वारा क्या कहता है, उससे तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है प्यारे? तेल निकाला जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए खनन। खनन देखिए भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे इसमें ले सकते हैं लोहा। क्या है? लोहा। और उसको क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है किसमें? स्टील में। क्या किया जाता है? या इस्पात कर सकते हैं, उस पे परिवर्तन किया जाता है। तो वो सब जो कार्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय क्रियाकलाप में होते हैं, एक तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कपास होता है, ठीक है। कपास जो है वो भारत में जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में आ गया, और उसी कपास को बढ़िया तरीका से चुन मुन कर बढ़िया तरीका से कार्य करके उसे स्वेटर हो गया, कपड़ा बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। तो अब समझ में आ गया। और इसे द्वितीय क्रियाकलाप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है विनिर्माण का कार्य करते हैं। मतलब जो काम हो गया है, मतलब कि जैसे कपास निकल गया है और उसको चेंज करेगा, मतलब परिवर्तन करेगा, वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। ठीक है। ये समझ में आ गया ना प्यारे कि क्या होता है, नहीं होता है? ये प्रश्न मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा 2 स्टार मार्क का प्रश्न है प्यारे, तो जरूर आप इसे नोट कर सकते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि वह उद्योग जो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए खनिज अयस्कों पर निर्भर हो, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग। देखिए क्या कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा खनन। क्या होता है प्यारे? खनन। जैसे कच्चा माल, जैसे लोहा हो गया, लोहा जब जैसे कच्चा माल लोहा होता है तो वो अच्छा सा आकार से नहीं रहता है। क्या रहता है? अच्छा आकार में नहीं रहता है, लेकिन उसे मशीनों द्वारा, लोहारों द्वारा
उसे बढ़िया से पिटाई कर कर परिवर्तन किया जाता है। क्या कहता है प्यारे? परिवर्तन किया जाता है, या इस्पात में, स्टील में उसे परिवर्तन कर दिया जाता है। तो वो सब किस में आएंगे? उद्योग में ही आएंगे। किस में आएंगे? तो यही कह रहा है कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए प्यारे कि लोहा इस्पात, सॉरी इस्पात ये कह सकते हैं, एल्युमिनियम जो है वो कौन सा खनिज है, तो इसमें अलग हो जाता है। ठीक है, तो खनिज भी अलग अलग होता है, धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं, और ये सब तो आपको पता है, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? बिल्कुल। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया, समझ गए ना? तो ये निर्भर होते हैं खनिजों पर, जैसे कह सकते हैं लोहा हो गया, पेट्रोलियम वगैरह ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर जो प्रश्न है प्यारे, ये कह सकते हैं एमबीबीएस 100% इंपॉर्टेंट है। क्या है प्यारे? ये 100% इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रट लेना है। क्या करना है प्यारे? रट लेना है, चाहे जैसे आप रटिए, वैसे हम याद कराएंगे ही तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या करें कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। ये जो कच्चा माल है, कच्चा माल आप समझते हैं ना, जैसे कपास हो गया, कृषि में जैसे कोई भी चीज ले सकते हैं, कॉफी हो गया, चाय हो गया, और भी चीज ले सकते हैं। लोहा वगैरह जो होता है कच्चा माल रहता है। आप देखे होंगे लकड़ी वगैरह जो होता है, जैसे कुर्सी बना देते हैं, अनेक प्रकार का चीज बना देते हैं। तो ये सब क्या है? कच्चे माल है। और कच्चा माल किस में प्राप्त होता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है प्यारे? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में प्राप्त होता है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो टोटल जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में। यहाँ पर 4 नहीं लिखा है, लिखा है देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को अनेक भागों में बांटा गया है, लेकिन 4 भाग आप कह सकते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। और ये सब जो आपको बताया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, कृषि आधारित उद्योग। अच्छा, कृषि में आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, तो आप सोचिएगा सर, गन्ना जो है वो भी होता है, चाय होता है ये भी होता है, रबर होता है ये भी होता है, अनेक प्रकार की चीज होती है, एक तरह से कह सकते हैं ना। तो आपको लिखना है कि कृषि आधारित उद्योग। अगर प्यारे एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि अगर आप बोर्ड में अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर देगा। कैसे? तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कलर जो है अलग चेंज किया गया है। जैसे आप 2 पेन लेके जरूर जाइएगा, एक आप ब्लू ले जाइएगा और एक ब्लैक ले जाइएगा। जब हेडिंग लाइन देना होगा तो ब्लैक से दीजिएगा, और लिखना होगा तो ब्लू से लिखिएगा। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा तो आपको प्योर नंबर देगा, पूरा सोकर नंबर। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है चीनी उद्योग, जैसे गन्ना हो गया, ये सब आप जानते हैं। सूती वस्त्र आप जानते हैं ना, जैसे कपास वगैरह कर सकते हैं, कपास से ना सूती वस्त्र का तैयार किया जाता है। रबर हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, तथा रबर उद्योग सम्मिलित होते हैं। ये सब उद्योग किसमें सम्मिलित होते हैं प्यारे? तो ये होते हैं कृषि आधारित उद्योग में। तो ये डाउट खत्म हो गया ना। अगर आपसे हम पूछ ले कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताइएगा? चीनी उद्योग, जैसे गन्ना से बनाया जाता है, सूती वस्त्र जो कि कपास से बनाया जाता है, रबर तो खैर आप जानते ही हैं, जूट, चाय, कॉफी, रबर, ये सब ठीक है सम्मिलित होते हैं कृषि आधारित में। दूसरा जो पॉइंट क्या है, खनिज आधारित उद्योग, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि कच्चा माल होता है। क्या होता है? कच्चा लोहा इससे प्राप्त होता है, फिर इसको अच्छे से आकार दिया जाता है, चाहे स्टील बनाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सम्मिलित होते हैं, जैसे लोहा इस्पात हो गया, सीमेंट भी इसमें सम्मिलित है। क्या होते हैं प्यारे? सीमेंट भी इसमें सम्मिलित है। किसमें? खनिज आधारित उद्योग में। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट में क्या करा है कि रसायन आधारित उद्योग, इसके अंतर्गत सम्मिलित है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, नमक उद्योग हो गया, ये सब किस में आते हैं प्यारे? रसायन आधारित उद्योग में। आपको ज्यादा ये सब नहीं लिखना है, जस्ट आप लिख लीजिएगा कोयला उद्योग लिख दीजिएगा, और पेट्रो रसायन उद्योग लिख दीजिएगा, और प्लास्टिक उद्योग, इतना लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, अब देखिए वन आधारित में क्या आता है? रसायन में आपने समझ गया कि केमिस्ट्री से पूछ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप जो हो सकता है वो लिख सकते हैं। अब वन आधारित में, वन में क्या क्या हो सकता है? चेयर, कुर्सी, फर्नीचर, ये अभी जो जमाना सुने हैं बॉक्स, पलंग खुल गया है, ये फलना चीना, ये सब अलग अलग प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो वन जो है जैसे पेड़ पौधों को काट कर क्या कहता है, ये बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित है फर्नीचर, कागज, व कागज दो दो बार लिखा गया, कागज व लकड़ी, ये सब आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया। पशु आधारित उद्योग क्या होता है? आपने सुना होगा कि खरगोश के, भेड़िया के, इन सब का जो ऊन होता है ना, वो बड़ा महंगा मिलता है, सुना है ना? बहुत। और उसका जो चमड़ा होता है, बहुत ऐसा जो जानवर है इसका चमड़ा जो है बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है।
क्या मिलता है प्यारे? बहुत ही महंगा मिलता है। अगर आप गाँव में देखिएगा, थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो गाँव में देखिएगा जो मियाँ होता है, मियाँ जो कि इसका काम करते हैं, इस पूरे मुस्लिम जात को नहीं कर रहे हैं, जो इसका कार्य करते हैं मतलब बकरी-खस्सी को काटते हैं, वो सब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो चमड़ा खरीदते हैं और उस चमड़ा को सुखाते हैं, नमक डालते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। पता क्यों होता है? इसके अंतर्गत सम्मिलित है चमड़ा हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सब सम्मिलित होते हैं। किसके? पशु आधारित उद्योग में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको 100% समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा, ठीक है? अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं अच्छे तरह से। ये भी प्रश्न जो है प्यारे, दोनों में से ज़रूर एक न एक प्रश्न आपको आना है तो आना है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर में, कि निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। देखिए क्या कह रहा है कि निर्माण, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कपास आ गया है, लेकिन कितना दूर से आ रहा है, ये ज़रूरी है। क्या है? कपास तो हमें मिल रहा है, लेकिन कितना दूर से, ये भी ज़रूरी है। तो ये स्थानीयकरण मतलब कि वहाँ के जो जगह है वो नज़दीक में होना चाहिए। जैसे कपास यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर हमें फैक्ट्री क्या करना चाहिए? स्थापित करने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। लेकिन यही कपास का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, क्या कह रहे हैं? कपास का उत्पादन यहाँ हो रहा है और हमारा फैक्ट्री रहेगा यहाँ। नहीं, ये क्यों? देखिए, बहुत दूर का डिस्टेंस हो जा रहा है, तो इसे लाने और ले जाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा, तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये स्थानीयकरण कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं प्यारे? स्थानीयकरण किसके लिए? उद्योगों के लिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली, मुंबई ये सब में बहुत बड़ा कारखाना होता है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप है, वहाँ पर अच्छा खासा चीज़ मिल जाता है इसके कारण, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण 4 है। क्या है? 4 है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 में क्या है? कच्चे माल की निकटता। अगर कच्चे माल की निकटता जैसे मान सकते हैं कपास हो गया, धान हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो है निकट में रहेगा, तो उसे अच्छा खासा उसे रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। देखिए क्या करें कि उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त एवं निरंतर कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर आप उद्योग मतलब कारखाना वगैरह स्थापित करते हैं, वहाँ पर क्या आपको ज़रूरत है सबसे बड़ा? तो सबसे पहले तो आपको मज़दूर का भी ज़रूरत होगा और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है आपको कच्चा माल की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे मान सकते हैं अगर देखा जाए तो प्यारे आपने देखा होगा क्या कुछ और सोचिए थोड़ा-सा। जैसे कच्चे माल में आप सोच सकते हैं जैसे धान ही हो गया, चावल देख लीजिए, चावल से क्या करता है चावल को पीस दिया जाता है और उससे रंग-बिरंग के चीज़ बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं? बनाया जाता है, ठीक है? यह उद्योग की स्थापना का आधारभूत तत्व है क्योंकि उद्योग का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर है। अगर उद्योग जो कारखाना है, जो द्वितीय क्रियाकलाप है, वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में है। जिसमें आप जानते होंगे कि अगर आप देखिएगा मछली भी देखिएगा प्यारे मछली जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है लेकिन उसे द्वितीय क्रियाकलाप भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत दूर-दूर से एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। और वो एक तरह से द्वितीय क्रियाकलाप में सम्मिलित होने वाला एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन है नहीं, ठीक है? यदि उद्योगों कच्चा माल ज़्यादा दूर हो तो उद्योगों के समुचित विकास नहीं हो पाएगा। अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर कच्चे माल की प्राप्ति बहुत दूर से होता है, जैसे मान लीजिए बिहार में कच्चा माल की प्राप्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और वही जो है मुंबई से माल मंगाया जाएगा, मतलब ले जाना होगा, तो क्या होगा? खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा? प्रॉफ़िट नहीं होगा, विकास नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो कच्चे माल वाला आपको समझ में आ गया। देखिए, हम आपको एक बात सजेस्ट करेंगे प्यारे, कि अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से याद करना चाहते हैं, तो 1-2 बार कॉपी में लिखिए। 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपको समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है? देखिए, आगे पॉइंट में क्या कह रहा है कि पूँजी की उपलब्धता। पूँजी की उपलब्धता में क्या कह रहा है कि सभी प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए अगर आप कोई बिज़नेस खोलते हैं या अगर आपके पास बिना पैसा के आप बिज़नेस खोल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं खोल सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे में समझ सकते हैं आज अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, रूस उद्योग धंधा ज़्यादा है। इसका मूल कारण प्रचुर मात्रा में पूँजी की उपलब्धता है। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जैसे अमेरिका को ले सकते हैं, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, इन सभी देशों के पास जो है पैसे भरपूर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा कह सकते हैं एकदम जो चाहिए जो कर सकता है, जानते होंगे क्योंकि भारत में जो है अभी भी देखिएगा बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इंग्लैंड हो गया, आपको अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों में बेरोज़गारी ना के बराबर एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति क्या करता है बिज़नेस अपना खुला हुआ है। आगे देखते हैं शक्ति के साधनों की निकटता। बड़े-बड़े उद्योग धंधे के संचालन के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति का साधन प्रचुर मात्रा में तथा सस्ती दर का पर उपलब्ध हो। शक्ति का साधन समझ सकते हैं एक तरह से मज़दूर से।
क्या समझ सकते हैं? मजदूर से समझ सकते हैं पहले, क्योंकि अगर वो है, अगर मान लीजिए वो शक्ति में एकदम तंदुरुस्त है, बढ़िया है और एकदम सस्ता में है, 300 का हो गया, 400, 500 जितना लेता है और वो प्रॉफिट कर देख के देता है 1000 के, तो उसमें क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो शक्ति के साधन की निकटता के बारे में भी समझ में आ गया। और ये है आपका लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिएगा कि परिवहन के साधन की सुविधा। ये 100% इम्पोर्टेंट है प्यारे, क्या है? ये 100% इम्पोर्टेंट है, क्या? परिवहन के साधन की सुविधाएं, और ये होना 100% जरूरी है तो है। क्या कह रहा है कि उद्योग धंधों के स्थानीयकरण का यह भी एक मूलभूत कारण है कि है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन ज्यादा विकसित है, वहाँ उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे मान सकते हैं कि जैसे भारत हो गया, ठीक है? और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा कारखाना वगैरह है, और वहाँ पर जो है जैसे कह सकते हैं टेम्पल, बस, ट्रक ये सब नहीं है, तो क्या होगा? ये डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं देखिएगा कोई-कोई ऐसा जो देश है, जहाँ पर परिवहन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा? डेवलप ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ सामान ले जाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा बाजार की निकटता, अनुकूल जलवायु, कुशल और सस्ते श्रमिक तथा सरकार का संरक्षण उद्योग धंधों के लिए स्थानीयकरण के मूल कारण है। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जलवायु, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, कुशल है, जैसे कोई जो मजदूर है वो एकदम फिट-फाट होना चाहिए। सरकार जो है ना उद्योग को संरक्षण दें कि आप काम कीजिए, फलाना-चिल्ना कीजिए, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए, हम तो आपको बार-बार बोलेंगे प्यारे, क्योंकि अगर आप नोट करते हैं कॉपी में तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है, मतलब दोनों के बारे में अच्छे से बताना है, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं लघु और कुटीर, ठीक है? लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में समझते हैं। कुटीर जो होता है पहले एक छोटा होता है, क्या होता है? एक तरह से छोटा होता है, क्या होता है? छोटा। और आपने सुना होगा लघु एवं दीर्घ, ये सबसे छोटा होता है और लघु उससे बड़ा होता है। फिर दीर्घ जो होता है इससे भी बड़ा होता है। दीर्घ जो होता है सबसे बड़ा होता है, और ये जो होता है लघु, क्या होता है? पहले लघु थोड़ा-सा मीडियम में ले सकते हैं, और कुटीर जो होता है सबसे छोटा होता है। तो समझते हैं इसके बारे में, आपके उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। कि एक है कुटीर उद्योग और एक तरफ है क्या है? लघु उद्योग। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा और लिखिएगा क्या? कि कुटीर उद्योग में परिवार के सदस्य द्वारा कार्य किए जाते हैं। मतलब जैसे कह सकते हैं खेत वगैरह का कार्य हो गया, चूल्ही चौका का काम हो गया, जैसे श्रमिक में समझ सकते हैं खेत में जो भी हल वगैरह चलाना, ये सब जो होता है कुटीर उद्योग, छोटा सा उद्योग होता है। जैसे कपड़ा आदि करना, स्वेटर बुनना, ये सब क्या है? छोटा-छोटा सा उद्योग है, हाथ से काम किया जाता है। लेकिन वहीं देखिए लघु उद्योग में मुख्यतः श्रमिक मजदूर कार्य करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मजदूर है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कोई कारखाना वगैरह खुल गया और उसमें लाखों जैसे मजदूर आए और वहाँ पे काम करने लगे, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं फिर कुटीर उद्योग में क्या करा है कि इस उद्योग में मानव के हाथों द्वारा कार्य किए जाते हैं। मानव के हाथों द्वारा समझ सकते हैं, जैसे अगर आप देखिएगा साड़ी जो होता है कोई-कोई 20-20 हज़ार का होता है, कोई 50-50 हज़ार का होता है, 1-1 लाख का साड़ी होता है। तो उसका जो कढ़ाई है प्यारे किसके द्वारा किया जाता है? हाथों के द्वारा किया जाता है, और उसमें जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। वहीं दूसरे जो है लघु उद्योग में, इस उद्योग में मशीनों द्वारा कार्य किए जाते हैं। मशीनों द्वारा समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के कपड़ा फटाफट बन जाता है, तो क्या है? ये मशीनों के द्वारा बनता है, जो 150-200 में कपड़ा दे देते हैं, और इसे ऑपरेट मानव करते हैं। लेकिन मशीन को ऑपरेट कौन करते हैं? मतलब कि उसे चलाते कौन है? तो मानव चलाते हैं, ठीक है? आगे पॉइंट को देखिएगा क्या कह रहा है 3 नंबर में कि इस उद्योग में मुख्य रूप से स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इस उद्योग में, मतलब कुटीर उद्योग में किसके लिए? स्थानीय, जैसे कह सकते हैं गाँव लोग के जो लोग होते हैं, उसकी माँगों को पूरा करने के लिए इसका कार्य किया जाता है, ठीक है? वहीं पर ये जो है लघु उद्योग में, इस उद्योग में सामान्य रूप से वस्तुओं का उत्पादन बड़े क्षेत्र के आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर लघु उद्योग है, लघु उद्योग के पहले, तो इसका जो उत्पादन किया जाता है वो बड़े क्षेत्र के लिए, जैसे कह सकते हैं मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, कोई बड़े देश भी ले सकते हैं, अमेरिका हो गया, इन सब के लिए किया जाता है, ठीक है? आगे देखिए 4 पॉइंट में क्या करें कि इस उद्योग में कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय जगह से हो जाता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि इसमें जो होता है ना कच्चे माल की प्राप्ति आस-पास के क्षेत्र से ही क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कपड़ा बनाना है और कपड़ा पर कढ़ाई वगैरह करना है, तो वहीं से मोती माला मिल जाता है, और कपड़ा का सामान भी मिल जाएगा, कपास वगैरह आपको आस-पास में ही मिल जाएगा। लेकिन ये जो है लघु उद्योग में, इस उद्योग में कच्चे माल की माल मुख्य रूप से बाहर से आपूर्ति करनी पड़ती है। बाहरी से मतलब कह सकते हैं अगर आप बिहार में कारखाना वगैरह खोले हुए हैं, तो आपको मुंबई से हो गया, अलग-अलग जगह से आपको
क्योंकि बड़ा फैक्ट्री है ना प्यारे, क्यों? बड़ा फैक्ट्री के इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, लेकिन ये छोटा है तो छोटा में कम चाहिए, कम में काम चल जाएगा। पाँचवां में देखिए क्या करें कि इस उद्योग में तैयार माल के लिए नज़दीकी बाज़ार ही ज़रूरी है। देखिए, अब मान लीजिए ₹500 खर्चा लगा के आप 1000 कमा रहे हैं, तो बहुत प्रॉफ़िट हो गया आपके लिए। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, इस उद्योग में तैयार माल को विस्तृत बाज़ार में ले जाता है। मतलब बड़े-बड़े जो बाज़ार होते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। जैसे मुंबई के बड़े-बड़े क्षेत्र जो होगा, वहाँ पर सेल करेंगे ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। क्यों? क्योंकि इसमें मज़दूर वगैरह सभी कार्य किए थे, इसीलिए। ठीक है? अब आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा है कि स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। देखिए प्यारे ये वाला प्रश्न जो है ना आपको समथिंग 2 या 3 बार पूछा गया है। 2 या 3 बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखिएगा कि स्वच्छंद उद्योग उसे कहते हैं जिसमें कच्चे माल के वजन 9 के बराबर होता है। मतलब कहा जा रहा है कि स्वच्छंद एकदम हल्का होता है, एक तरह से कह सकते हैं। यह जो क्या कहते हैं माल होते हैं एकदम वजन जो होता है 9 के बराबर होता है। एकदम कह सकते हैं हौला में हौला होता है। उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। इसकी विशेषता निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह सबसे हल्का होता है। इसका उत्पादन छोटे तथा आसानी से परिवहन द्वारा हो जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि इसका जो उत्पादन है, क्या होता है? उत्पादन छोटे तथा आसानी से परिवहन द्वारा हो जाता है, ठीक है? परिवहन द्वारा मतलब कि ले जाना, ले आना ये सब हो जाता है। इस उद्योग में सबसे कम लोग कार्य करते हैं, मतलब कि इस उद्योग में जो है प्यारे सबसे कम लोग कार्य करते हैं, ठीक है? जैसे कोई चीज़ का कार्य वगैरह हो रहा है, मान लीजिए साड़ी का ही कार्य हो रहा है या कह सकते हैं आप जो क कपड़ा-वपड़ा बना है, तो ये मशीन के द्वारा हो गया तो इसमें क्या होता है कम कार्य करता होगा। जैसे सोनार का हो गया, ये सब में हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करके यह उद्योग दूसरे दूसरे उद्योग के मामले में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होते हैं क्योंकि यह आवासीय वस्तु के समीप ही की जाती है। आवासीय जो रहता है वहीं के समीप में की जाती है। और यह जो होता है उद्योग स्वच्छ मतलब कि एकदम वातावरण को साफ रखता है और प्रदूषण मुक्त रखता है। वहाँ पर कोई किसी तरह का प्रदूषण वगैरह नहीं रहता है। ठीक है? इन उद्योगों में स्थानीयकरण के अनेक विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? इन उद्योगों में स्थानीयकरण के अनेक विकल्प होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं पॉइंटों को आप 7वां प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न देखिएगा उसके बाद 2-3 प्रश्न और होंगे क्योंकि क्लास जो है लंबा ना हो और अच्छा खासा हो, ठीक है? 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी से लिया गया है, एक टेक्नोलॉजी से लिया गया है। किससे लिया गया है? टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ जो है हाई टेक्नोलॉजी, ये इसमें कह सकते हैं आप कह सकते हैं ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग है। नवीनतम पीढ़ी का मतलब समझ गए? युवावस्था को। जैसे कह सकते हैं हम सब के जो जनरेशन है, इस पीढ़ी के लिए कहा गया है। जिसमें उन्नत वैज्ञानिक मतलब कह सकते हैं अच्छे लेवल का वैज्ञानिक होगा एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। गहन शोध मतलब समझते हैं कि इसको बहुत ही गहराई के साथ खोजा जाता है, निकाला जाता है, इसके बाद किया जाता है। इस पे सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और जो कम लोअर का होता है वो सब लाल कलर का होता है। किसका होता है? लाल कलर का, ठीक है? जो कम होता है वो लाल और जो ज़्यादा होता है वो सफेद कलर का। नहीं कहते कि सफेद माल नहीं व्हाइट व्हाइट और ब्लैक सुने होंगे। व्हाइट जो होता है वो हाई लेवल का होता है, ब्लैक जो होता है वो खराब होता है, राइट? एक तरह से कह सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर में क्या करा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए स्वामित्व के आधार पर अपने अधिकार के कह सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको टोटल 3 भागों में बाँटा गया। कितना? 3 भागों में। सबसे पहले जो है सार्वजनिक उद्योग हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र उद्योग हो गया, संयुक्त क्षेत्र उद्योग हो गया। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में क्या करा है कि सार्वजनिक उद्योग उसे कहते हैं जिसमें उद्योग को सरकार के स्वामित्व में संचालित किया जाता है। सार्वजनिक मतलब कि सबके लिए क्या होता है? सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सबके लिए। सार्वजनिक उद्योग भारत सहित विश्व के समाजवादी देशों से संबंधित है। भारत जैसे रूस हो गया, ये सब देश, चीन जो है ये सब क्या है? भारत भी हो गया, ये सब सार्वजनिक है। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा कार्य करते हैं, ठीक है? अब आगे देखिएगा ना दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि निजी क्षेत्र। क्या है प्यारे? निजी क्षेत्र। यह एक ऐसी उद्योग है जिसमें उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत पूंजीपति के पास होता है। इसमें समझिएगा निजी मतलब क्या होता है? प्राइवेट, एक खुद का। नहीं कहता है कि आप हमारे निजी वस्तुओं पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे प्राइवेट चीज़ों पर आपका कोई अधिकार नहीं है और आप इसे नहीं कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है? यही कहा जा रहा है।
तो यह उद्योग विश्व के पूंजीपति देशों से ही संबंधित है, जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों में क्या कहता है निजी क्षेत्र होते हैं, जिसमें निजी उद्योग कह सकते हैं वो होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इस उद्योग का संचालन निजी एवं सार्वजनिक दोनों मिलकर करते हैं। मतलब संयुक्त मतलब कि जो हो गया एक तरह से मिलजुल कर, बहुत सारे लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके सामने जो है 9 नंबर में क्या करा कि उत्पादों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि उत्पादों के आधार पर वर्गों को 2 भागों में बाँटा गया है। कितने? ये 2 भागों में बाँटा गया है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न। ठीक है? सबसे पहले जो है एक है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में क्या है कि आधारभूत उद्योग उसे कहते हैं जो कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं प्यारे? कच्चे माल। कच्चे माल में हम आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं कि कपास हो गया, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पादन होता है और फिर उसे क्या कहते हैं कढ़ाई वगैरह करके, डिजाइन वगैरह करके, परिवर्तन करके किया जाता है। तो आधारभूत उद्योग जो है किस पे निर्भर है? कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं। वह दूसरे उद्योगों पर आधारित रहते हैं। कौन? आधारभूत उद्योग। उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग से विभिन्न प्रकार के मशीन का निर्माण करना, रसायन उद्योग आदि, ये सब आते हैं आपके किसमें? आधारभूत उद्योग में। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधारभूत उद्योग के उदाहरण बताएं, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो आप ये उत्तर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कि उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। उपभोक्ता उद्योग उसे कहते हैं जिसमें वस्तुओं का निर्माण सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग कर ली जाती है। मतलब कहा जा रहा है कि उपभोक्ता उद्योग उसे कहते हैं जिसमें वस्तु में समझते हैं ना, जैसे कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे हो गया आपके आटा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब ले सकते हैं। ठीक है, निर्माण सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उपभोक्ता, जैसे हम हो गए, आप हो गए, इन सब के द्वारा ही की जाती है। जैसे साबुन हो गया, आप साबुन का निर्माण भी करते हैं, साबुन खुद यूज भी करते हैं। चाय हो गया, बिस्कुट हो गया, तथा ब्रेड हो गया, श्रृंगार हो गया, आदि सब आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी बता देते हैं क्योंकि बच्चे सबका डाउट रहता है कि ये नहीं बताते सर। देखिए, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पे चले जाइए, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आप टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है प्यारे, और यहाँ पर ये जो है 100% ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लीजिएगा। और ये भी वाला थोड़ा सा अच्छा है, इसे भी आप चौथा नंबर प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 या 2 बार पूछा गया, 2 बार या 1 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मिलाइएगा तो आपको मिल जाएगा। स्वच्छंद उद्योग हो गया, यहाँ पर उच्च प्रौद्योगिकी हो गया, या आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा गया है, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है। क्या है प्यारे? 2 से 3 बार ये भी पूछा गया है। तो यहाँ तक आपका क्लास का सेवा इतना ही तक रहने दीजिए। अब जो है प्यारे एक और प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दिए हुए हैं, वो है आपके 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या करा कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर बताइए। देखिए, एक तरफ जो है ना ऐसे बना लेना है। ठीक है, एक तरफ लिखिएगा प्राथमिक और एक तरफ से लिखिएगा द्वितीय। हम 1 और 2 लिख दिए हैं, लेकिन आप हिंदी में प्राथमिक लिखिएगा और द्वितीय लिखिएगा। और यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट, फिर 1 नंबर यहाँ पर। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में जो होता है वो जो उत्पादन होता है, जैसे यहाँ पर गन्ना की पाई, ये फला, और ये जो है किस पे डिपेंड है, ये सब बता देना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप हमें इस प्रश्न का उत्तर इस नंबर पे भेजेगा, 8578002739 पे क्या करना है, आपको भेजना है। क्या करना है प्यारे? 8578002739 पे आपको मैसेज करके भेजना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।